यूजीसी नेट का सपना अगर हकीकत बनानी है तो इस हकीकत को बनाने के लिए एक सही प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग ऐसी जो आपके 3 महीने के एग्जाम को भी क्रैक करवा दे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 2 साल से 3 साल से ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। दोनों की स्टोरीज में एक चीज का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, वो है स्मार्ट स्टडी, जिसमें आप प्लानिंग, स्टडी मटेरियल एंड वो ऐसे ऐसी चीजें आप सुनेंगे जो आप जान पाएंगे कि अच्छा, ये चीजें की कमी की वजह से शायद ज्यादा टाइम आपको लगता है और ज्यादा टाइम की वजह से आप फिर से ऑन टाइम अपनी तैयारी ना कर पाते हैं और एग्जाम फिर से क्रैक नहीं हो पाता है। इसी इन ट्रिक्स में से, इसी स्मार्ट स्टडी में से एक तैयारी है प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ द सिलेबस। आपको लगेगा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ही दिया है ना, तो मैं कहूंगी कि गिव मी ओनली 30 मिनट्स। केवल 30 मिनट्स में मैं आपको शायद आपके 4 से 5 घंटे बचाकर आपको वो चीजें बताने वाली हूं जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि ये सिलेबस अगर ऐसे तैयार किया होता तो शायद आपका ये एग्जाम पहले भी क्लियर हो जाता। क्योंकि हमने अपना सिलेबस को ना गलत तरीके से समझा हुआ है। जो सिलेबस आपको दे दिया है, क्या यही सिलेबस है? नहीं। जो सिलेबस आपको दिख रहा है, क्या ये वही सिलेबस है? नहीं। तो एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द हिडन मीनिंग ऑफ द सिलेबस, और जो चीज नहीं लिखी हुई है वो कैसे समझे? तो इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। दिस इज पार्ट 2, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जब ये वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे तो समझ में आएगा कि सिलेबस ऐसे पढ़ना चाहिए। और अगर आपको समझ में आए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर ना भी समझ में आए, ना भी पसंद आए, तो इट्स ओके, क्योंकि इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय थ्योरी। तो ये जिस चीज के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप एक बार करके देखिएगा। इसी के साथ ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है प्लानिंग का, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा कि किस तरीके से शुरुआत की जाए, प्लानिंग कैसे की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस को एवेलुएट करने के लिए। तो जैसे कि ये सिलेबस का यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बहुत डीपली इवेलुएट किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 में फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन, सॉरी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मैंने इवेलुएट कर दिया है। अब नेक्स्ट आ गया आपका हेल्थ एजुकेशन। और जब आप इसको इवेलुएट करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स में आप जान पाएंगे मीनिंग, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस क्लियर होना जरूरी है। और जो भी एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज में, हेल्थ में, वेलनेस में, लाइफस्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करे तो फोकस ऑन द टर्मिनोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हेल्थ को प्रमोट करती हैं स्कूल्स में एंड नेशनली, इंटरनेशनली। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है बट इट इज जनरल। ये टॉपिक पॉलिसीज में ही ऐड होके पॉलिसीज का ही एक सवाल आपको देखने को मिलेगा अगर यहां से सवाल बनता है तो। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। अब इसके लिए स्पेसिफिकली आपको एक बुक प्रिफर जरूर करनी पड़ेगी जो आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज दे पाए, क्योंकि ये टॉपिक डीप है, ये टॉपिक काफी स्पेसिफिक है, काफी टेक्निकल है। आप कुछ भी अपने मन से कुछ भी इसको नहीं लिख सकते। तो इसको समझने के लिए आपको स्पेसिफिकली एक अच्छी पब्लिकेशन की, एक अच्छी ऑथर की किताब जरूर प्रिफर करनी पड़ेगी। मेरे पास तो मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो ही मैं बच्चों को प्रिफर करती हूँ। बाकी किताबें तो इतनी सारी हैं कि कहाँ तक पढ़ते रहोगे। और अगर किताबों को पढ़ने के लिए गए, किताबों से नोट्स बनाने के लिए गए, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड हमारे पास टाइम की तो कमी है। तो मैं यही कहूंगी कि 3 महीने में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल
पहले से ही प्रॉपर वे में होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों ही जो पीडीएफ है वो आपको मिलेंगी, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी समझ पाए, और इंग्लिश तो फिर आपको समझ में आएगी ही। यहाँ पर ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ये यहाँ पर दिया हुआ है, और फर्स्ट एड और कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये जो सिलेबस है ये जैसा है वैसा ही आपके एग्जाम में आता भी है। कहाँ कहाँ से सवाल बन जाते हैं, तो एक सवाल बनेगा आपके इन दो में से, इन दो में से एक सवाल आपका बन जाएगा, चाहे वो सवाल हेल्थ अप्रेजल में से आ जाए या फिर मीनिंग डेफिनेशन में से एक सवाल आ जाए। तो एक सवाल आपका इसमें से बनेगा, एक सवाल बनेगा आपका हेल्थ प्रोग्राम से। ये दो सवाल आते ही आते हैं हर बार एग्जाम में। इसके बाद कम्युनिकेबल डिसीज से एक या दो, एक दो सवाल आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसी के साथ ही ओबेसिटी में से भी कई बार एक बार सवाल आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट एड, पॉल्यूशन, यहां से भी एक सवाल आप ले लीजिए। और इसके बाद ये है इस पूरे सब्जेक्ट की जान, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। यहां से बनते हैं मेन सवाल, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड उन न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, उनको क्या क्या कहा जाता है, किस किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रेट, कितनी एनर्जी बनती है। एंड हेल्थ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आगे जाके फिजियोलॉजी के साथ रिलेट होता है। अगर आपको हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज कम है या फिर आपने ये टॉपिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए। क्योंकि फिजियोलॉजी में जब आप एनर्जी सिस्टम को पढ़ेंगे, एनर्जी सिस्टम सारे ही सिस्टम्स के साथ रिलेट करता है। तो एनर्जी सिस्टम को समझने के लिए पहले आपको ये टॉपिक समझना जरूरी है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो ऑल दीज टॉपिक्स, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर इंटरलिंक्ड। तो एक समझ में नहीं आएगा फिर दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए के लिए ये टॉपिक तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर दो सवाल तो आप यहीं से मान लीजिए कि यहां से बनते हैं। कई बार यहां से सवाल बनता है, कई बार नहीं भी बनता है। तो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ऑन हेल्थ, तो ड्रग्स एंड डोपिंग फिजियोलॉजी में भी मैंने बता दिया, वहां पे भी आ सकता है और यहां पर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका बन जाता है। एंड तकरीबन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस आप यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन के मान लीजिए। और जो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं यहां से इस तरीके से एग्जाम में सवाल बनेगा। एक यहाँ पर टॉपिक नहीं दिया हुआ है जो स्पोर्ट्स टेस्ट एंड मेजरमेंट में भी आ जाता है, दैट इज बॉडी कंपोजिशन एंड टूल्स टू मेजर इट। तो ये टॉपिक टेस्ट एंड मेजरमेंट में भी आ जाता है, इसलिए यहां पर लिखा नहीं है। बाकी आपकी बॉडी का लीन बॉडी मास, फैट बॉडी मास कितना होता है, कंपोजिशन कितना होता है आपकी बॉडी में, किस किस चीज का कितना कितना कंपोजिशन है, वो सभी चीजें यहाँ पर मेंशन है। और उसको कैसे मेजर किया जाएगा वो भी यहाँ पर हम जानते हैं। तो ये टॉपिक आपके दोनों में ही आता है, इसलिए शायद यहाँ पे दिया नहीं है, वहां पर एक बार देखते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, फिर आगे आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एंड दिस इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, वेरी टेक्निकल। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस टॉपिक। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ओवरलोडिंग, इसके लिए टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर होना जरूरी है। इंटेंसिटी, वॉल्यूम, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, कितना परसेंटेज, स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करना है, एंड्योरेंस को कैसे मेजर करना है, किस टाइप की ट्रेनिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस टाइप की ट्रेनिंग, कितने परसेंटेज ऑफ ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करेंगे, ये बहुत स्पेसिफिकली आप यहां पर सब पॉइंट नंबर 1 में इसको समझेंगे। इसके बाद मोटर एबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी मोटर एबिलिटीज हैं जिसमें से मेनली स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन, ये एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ के टाइप्स, स्ट्रेंथ का मीनिंग एंड स्ट्रेंथ को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, टेक्निक्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंड्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। सेम विद दैट टाइप्स, मीनिंग एंड किस तरीके से आप एंड्योरेंस को डेवलप करेंगे, स्पीड को कैसे डेवलप करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये तो हो गया आपके एबिलिटीज के बारे में। फिर हम फिजियोलॉजी में देखते हैं कि इन ट्रेनिंग का आपके
बॉडी पर कैसा इफेक्ट होता है और कितना कितना मेजरमेंट आप वहां पर देख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप सब्जेक्ट को दो में डिवाइड करते हैं, एक थ्योरी और एक मेजरमेंट। तो थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरमेंट फॉर रोट लर्निंग। तो मेजरमेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कितना कितना इंटेंसिटी, कितना वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कितना 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 चाहिए, कितना ड्यूरेशन, कितना वर्कलोड, ये सब चीजें आती हैं यहाँ पर मेजरमेंट में। और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी। सो डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टेक्निक, स्टाइल, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्लानिंग एंड प्रियोराइजेशन, ये है इस पूरे टॉपिक की जान। जब आप मोटर एबिलिटीज की बात कर लेते हैं एंड मोटर एबिलिटीज को किस किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, तो इसको पूरे साल के, पूरे महीनों के, पूरे हफ्ते के डिफरेंट डिफरेंट साइकिल में किस तरीके से अरेंज करके, किस एबिलिटी को कितना डेवलप करके और कंपटीशन के लिए किस तरीके से तैयार होके कैसे देखा जाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं प्रियोराइजेशन में। कितने टाइप्स का होता है, किस टाइप की लोडिंग होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो ये सब हम पढ़ते हैं प्रियोराइजेशन में। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद आ गया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, और एक और चीज आती है यहाँ पे जो यहाँ पे दी नहीं है, नहीं दी है, टेक्निक ट्रेनिंग एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये सिलेबस में भी कुछ हिडन नहीं है। जो हिडन सिलेबस है वो मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजी हिडन सिलेबस है, इंडोनेशियन हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें ऐसी जो वहां पे लिखी नहीं है बट एग्जाम में आती है। बट हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो लिखा हुआ है, बस आपको रिलेट करना सीखना है, किसको आपको स्टडी कैसे करना है। इसके बाद आता है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ये मान लीजिए कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स तो जितना पढ़ो उतना कम है, बट कई बार हम एक गलती कर जाते हैं, वो ये कि रिसर्च को पढ़ते टाइम हम रिसर्च को प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देते हैं। रिसर्च अगर आप प्रैक्टिकली करने के ऊपर फोकस करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम। इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं हमारे पास टाइम। आपको फोकस करना है थ्योरी के ऊपर, यहीं पर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। आपको फोकस करना है थ्योरी के ऊपर, थ्योरी, सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग कितने टाइप्स की होती है, सैंपलिंग कैसे की जाती है, बस। सैंपलिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है वहां पे फोकस मत करेगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। पॉपुलेशन और सैंपलिंग में क्या डिफरेंस होता है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, जो भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये तो मैंने मंडे टू फ्राइडे जो मेरी रात को क्लास होती है 9:30 बजे, तो मैंने इसी टॉपिक से स्टार्ट किया है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिएगा वहां पे आप बेसिक से सीखेंगे कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है। सेम विद दैट मैथड्स ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, बहुत सारे होते हैं, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, सर्वे एंड हिस्टोरिकल दिया हुआ है, फिलोसॉफिकल होता है, मेनली एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप डिजाइन की बात करते तो इट इज मेनली कंसर्न विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद स्टेप्स में आगे आपके ये स्टेप्स ही हैं, हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स एंड टूल्स, जिससे आप डेटा कलेक्शन करेंगे, ये आ गया यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, एंड देन डेटा कितने टाइप्स का होता है, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, एक टॉपिक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर 1 में तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म। ठीक है, चलिए, तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्लस यहां पर एक और चीज नहीं दी गई है, एंड दैट इज मेटा एनालिसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये यहां तक तो आगे आपका रिसर्च की बात। हिडन क्या क्या चीजें हैं, ये मान लीजिए भाई, ये ना जितना सिलेबस दिख रहा है ना, ये आधा है। तो क्या क्या नहीं है इसमें, रिसर्च मेथड्स कंप्लीट नहीं दिए हुए हैं, रिसर्च प्रोसेस अधूरा है, रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी के साथ ही डेटा कलेक्शन टूल्स अधूरे हैं, क्वेश्चनियर, ओपिनियर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्व, और भी होते हैं, और भी डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं। इसके बाद सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, उसके बाद और क्या, और ये टॉपिक नहीं है।
पॉजिटिविज्म नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेटा एनालिसिस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ ही एथिकल इश्यूज, ये रहा इंपॉर्टेंट है, एथिकल इश्यूज। ठीक है जी। तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी का मतलब एंड इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो रिसर्च आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है स्टैटिस्टिक्स, एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस पहले ही आप लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें आता है स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीसी। इसी के साथ एनपीसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्कोर्स की भी बात आप यही करेंगे। ग्रेडिंग स्केल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन स्केल्स की बात की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कितने सारे टेस्ट, कौन कौन सी कंडीशंस, एनोवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनोवा टी टेस्ट, सबसे ज्यादा सवाल इसी में से पूछे जाते हैं। कोरिलेशनल रिसर्चेस, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके साथ ही ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एसपीएसएस। एक सवाल बनता ही है, और आप जानते हैं कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप पेपर 2 और पेपर 1 को मिला के बात करें तो 25 क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस केवल और केवल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में से ही बनते हैं, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है। लास्ट आ गया आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद आता है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट, एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट इज ऑल अबाउट टेस्ट। बहुत ही कम इसमें थ्योरी है, जैसे कि हाउ टू व्हाट इज द मीनिंग, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, different type of test, how to evaluate the test, how to make a test, how to construct a test, ये हो गया थ्योरी, ये हो गया थ्योरी पार्ट। नाउ द थिंग इज दैट कौन कौन से टेस्ट हैं और उन टेस्ट की बैटरीज, उन टेस्ट का मेजरमेंट्स, उन टेस्ट का स्कोरिंग, ये सब कुछ एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहां पर तो जितना दिया हुआ है उतना बहुत ही कम है, पता नहीं कहां से ढूंढ ढांड के टेस्ट कर देते हैं भाई साहब। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इतने सारे टेस्ट हैं कि एक किताब में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 10 साल में जो भी टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस बने होंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग आइडिया लगा लोगे कि कौन कौन सा टेस्ट है, कौन कौन सा अलग सा टेस्ट है जो आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सेम विद जो मैं आपको साइकोलॉजी बताया था, साइकोलॉजी में भी टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल टूल्स, एंजाइटी, एराउजल, एग्रेशन के टूल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये टूल्स का जो टॉपिक है सिलेबस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इसी के साथ ही देखो लिखा भी हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, एंजाइटी, एग्रेशन, टीम कोहेजन, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी में ये सवाल इतना बनता है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो यही आपको दिख जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पोस्चर इवैल्यूएशन टेक्निक, पोस्चर को कैसे मेजर किया जाएगा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, दैट इज बॉडी कंपोजिशन, उसके टूल्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। इसके बाद आ गया लास्ट आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ज्यादातर थ्योरी है, और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बजटिंग एंड परचेजिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। और बाकी यस, अगर आप मैनेजमेंट के शुरुआत में कुछ टॉपिक्स देखेंगे तो मीनिंग, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, हॉथर्न इफेक्ट, है ना। तो इंटरपर्सनल, ये सब बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड न्यू थ्योरी। जिस तरीके से आप थ्योरीज को डिवाइड करके एक एक करके इसको पढ़िएगा, समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप एक सवाल तो यहां से मान लो,
उसके बाद ये बीच में टॉपिक ज्यादा तो नहीं आता, आता है, थोड़ा बहुत आता है, आप इसको एज्यूम कर सकते हो। तो एक सवाल ऊपर से आ गया जो आता ही आता है 100%, एक सवाल नीचे से आता है, ये आते हैं तो दो सवाल आप यहां से देख सकते हो। सुपरविजन कभी कभी आता है बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अब इजी है तो फिर याद करने में क्या तकलीफ है, तो ये कभी कभी आता है, हमेशा तो देखा नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, यहां से सवाल बनता है एक। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, दैट इज लेस फेयर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक रिलेशंस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर जो दिया हुआ है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ज्यादातर आप यहाँ पर थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करिएगा, थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो ये आपको आराम से किसी भी, ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में अच्छे से मिल जाएगा। तो ये तो एमएल कमलेश सर की जो बुक है वहां से भी आप मैनेजमेंट तो बढ़िया पढ़ सकते हो, मैनेजमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, जो ये दो टॉपिक्स हैं, ये आप जनरली किसी भी किताब से बढ़िया से पढ़ सकते हो, वहां पे अच्छे से दिया होगा। और टॉपिक भी इसमें से सवाल भी अगर बनता है तो वो बनता है जनरली। ज्यादातर सवाल कहाँ से बनता है, सुपरविजन से आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आता है, और मैनेजमेंट से सवाल बनते हैं ज्यादातर। तो आई रियली होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमने सिलेबस को इस तरीके से इवेलुएट किया तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी कर पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मैं यही कहूँगी आपसे कि मैंने शायद 5-6 साल लगाकर आप लोगों के लिए एक पीडीएफ दोनों में ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए तैयार करी हुई है। मैं खुद अपने नोट से पढ़ाती हूँ। मेरे नोट्स, ये मान लीजिए कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेटर नोट्स हैं अगर आप किताब प्रेफर करते हैं तो, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। तो जो मेहनत मैंने 5 साल में करी है वो आप 3 महीने में विदाउट मेकिंग, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिलेंगे, आपको केवल पढ़ना है। स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लानिंग मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो यू कैन जॉइन आवर बैच, जिसमें हमारे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर एमएल कमलेश सर, डॉक्टर ए क्यूपल सर। तो ये एक्सपीरियंस आप कहीं नहीं गेन कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप 3 महीने के लिए एक ऐसे जगह डिपेंड हो जाए जहां से आपको भरोसा है कि चीजें आपको बेटर मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जाइएगा कि क्या ये मेरा टीचिंग मेथड आपके लिए इफेक्टिव रहा या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।